हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीएम एजुकेशन। मैं सनी रजानी, क्वांट मेंटर टीसीएम एजुकेशन, आपके साथ स्लॉट 3 डिस्कस करने के लिए आया हूँ। यूनिट 1 और यूनिट 2 स्लॉट 3 का सर ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, तो हम लोग स्लॉट 3 के यूनिट 3 और यूनिट 4 को डिस्कस करते हैं। लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पीएनसी सेक्शन। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू 500 विद नॉन रिपीटिंग डिजिट। हमें इस क्वेश्चन में ध्यान ये रखना है कि नंबर जो होना चाहिए वो 500 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 500 इज अ 3 डिजिट नंबर, बट इफ वी हैव टू फाइंड नंबर नॉट ग्रेटर देन 500, इट मे बी 1 डिजिट नंबर, इट मे बी 2 डिजिट नंबर। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ की बात करें तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटी कि अगर हमारा डिजिट 1 नंबर का हो जाए, अगर हमारा डिजिट 2 नंबर का हो जाए और अगर हमारा डिजिट 3rd नंबर का हो जाए। तो अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो फर्स्ट केस में हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स में टोटल 9 केस बनेंगे। मींस यहाँ पर हमारे पास 9 पॉसिबिलिटी है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, अप टू 9 तक कुछ भी आ सकता है। सेकंड केस की अगर हम बात करें तो सेकंड केस में हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो पहले प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, बिकॉज नंबर इज द 2 डिजिट नंबर, मतलब एक्सेप्ट 0 वी हैव 9 ऑप्शन। बट जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। मीन्स जो डिजिट पहले प्लेस पे आ गई है वो डिजिट सेकंड प्लेस पे नहीं आनी चाहिए। डेट मीन्स अगेन वी हैव 9 ऑप्शन, बिकॉज जो डिजिट पहले प्लेस पे आ गई है उसको छोड़कर अगर हम बात करेंगे तो अगेन वी हैव 9 ऑप्शन। डेट मीन्स इन सेकंड केस वी हैव टोटल नंबर ऑफ वेज इज 9 इंटू 9, 81 नंबर आर पॉसिबल। थर्ड वाले में हमको इस बात का ध्यान रखना है, बिकॉज नंबर जो होना चाहिए वो हमारा 500 से ऊपर नहीं होना चाहिए। मीन्स इसका कि फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर आना चाहिए वो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। डेट मीन्स ओनली 4 पॉसिबिलिटीज आर पॉसिबल। इन द सेकेंड एंड थर्ड प्लेस सेम कंडीशन इज देयर कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो एक डिजिट छोड़कर यहाँ पर 9 ऑप्शन एंड एक डिजिट छोड़कर यहाँ पर 8 ऑप्शन। डेट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ वेज इज 4 इंटू 9 इंटू दिस बिकम 288 वेज। देन टोटल नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात कर ले तो फर्स्ट केस में हमारे पास टोटल 9 केस थे, सेकंड में हमारे पास 81 केस थे और थर्ड में हमारे पास 288 केस थे। इन सबको एडअप कर दिया जाए तो वी हैव 378 केस। मीन्स टोटल 378 नंबर्स होंगे जो हमारी पॉसिबिलिटीज फॉर्म होती हैं अप टू 500 में। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1, मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड दैट इज फ्रॉम द लीनियर इक्वेशन। आपको लीनियर इक्वेशन में कहा गया है कि टोटल पॉसिबिलिटीज बतानी है या कंडीशन बतानी है, वी हैव नो सोल्यूशन। अगर हम नो सोल्यूशन का डिस्कशन कर लें तो नो सोल्यूशन के बेसिस पे लीनियर इक्वेशंस में अगर हमको दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1, दैट शुड बी इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, और कंडीशन है नो सोल्यूशन की, तो डेट मीन्स द कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस a1 अपॉन a2 दैट शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अप्लाइंग दिस कंडीशन इन दिस इक्वेशन it becomes p upon 3 that should be equal to minus 4 upon k that should be does not equal to 2 upon a. Cross multiply it, minus 4a does not equal to 2k, 2k plus 4a does not equal to 0, take 2 common, k plus 2a does not equal to 0, that means 2a plus k does not equal to 0. So from the option is a option is the correct option. That's a simple version of question. और इसमें सपोज करिए अगर इसको ग्राफिकली आप समझना चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर दो लाइंस हैं जो आपस में कट नहीं कर रही हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ नो सोल्यूशन। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर डिस्क्राइब की हुई है कि ये जो कंडीशन होती है दैट इज द कंडीशन ऑफ नो सोल्यूशन, और वी कैन से द पैरेलल लाइंस। मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज द ज्योमेट्री प्रॉब्लम। सिंपल सा क्वेश्चन था ज्योमेट्री का, और इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी कैट काफ़ी बार पूछ चुका है। A circular plot of land is divided into two regions by a chord of a length 10 root 3 meters such that
द chord subtend the angle of 120 degree at the center, then the area in square meter of the smaller segment. अगर हम स्मॉलर सेगमेंट की बात करें तो स्मॉलर सेगमेंट डायग्राम के हिसाब से जो हमसे पूछ रहा है, डेट द लोअर पार्ट ऑफ द सर्किल, इस सेक्शन का एरिया हमको निकालना है। एंड डायग्राम के अकॉर्डिंगली अगर डिस्कस किया जाए तो दैट इज द पार्ट ऑफ सेक्टर एक्सेप्ट ट्रायंगल। सेक्टर का वो सेक्शन जिसमें हम ट्रायंगल को हटा दें तो जो सेक्शन बनेगा दैट इज द स्मॉलर सेगमेंट। अब इस क्वेश्चन में अननोन की अगर बात कर ले तो हमको कॉर्ड लेंथ दे रखी है 10√3। एज वी नो डैट कि अगर ट्रायंगल सर्किल में अगर सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड पे ड्रॉप किया जाए तो वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। डेट मीन्स अगर हम इसकी बात करें तो जो इसकी लेंथ हो जाएगी इट बिकम्स 5√3 एंड इट इज ऑल्सो अ 5√3। एज गिवन इन द क्वेश्चन की द टोटल एंगल इज 120, दैट मीन्स हाफ ऑफ द एंगल इज 60 डिग्री। इफ वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सेक्शन, बिकॉज अगर हमको रेडियस मिल गई तो हम सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं एज वेल एज हम ट्रायंगल को भी एरिया को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द रेडियस। तो रेडियस के लिए यहाँ पर कंडीशन हम यूज कर रहे हैं, एंगल हमको 60 दिया हुआ है तो sin 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इज 5√3, हाइपोटेन्यूज इज r। द वैल्यू ऑफ sin 60 इज √3/2, that should be equal to 5√3 upon r. √3 cancel out, r is equal to 10. That means the radius of the sector is 10. Now we have to find the area of the segment. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सेक्टर के एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है πr² इंटू 360, सॉरी πr² इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 360। एज गिवन इन द क्वेश्चन एंगल इज 120 डिग्री, तो πr² इंटू 120 एंड डिवाइडेड बाई 360। आर की वैल्यू क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दे रखी है 10, डेट मीन्स पाई इंटू 10 का स्क्वायर 100 इंटू 120 बाई 360 3। दिस कम्स आउट टू बी 100 पाई बाई 3। दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर। बट अभी हमको जो चाहिए वो सेगमेंट का एरिया है, तो सेगमेंट के एरिया के हिसाब से हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर बात की जाए तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ r इंटू साइन 120। अगर आप ये फॉर्मूला ना यूज करना चाहें तो आप सिंपल हाफ बेस इंटू हाइट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर बेस रेडियस निकाली है वैसे ही अगर हम tan थीटा का यूज करें तो हमारा बेस भी निकल आएगा। हम दोनों वे से करके देख लेते हैं। साइन 120 इज इक्वल टू साइन 60, तो ऑन सिंप्लीफाइंग this become 25√3. This is the area of triangle. Now we have to find the area of segment. तो segment के एरिया के लिए हमको जो एरिया ट्रायंगल जो हमारा सेक्टर का एरिया निकालना है और जो हमने ट्रायंगल का एरिया निकाला है दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो द एरिया ऑफ सेक्टर इज दैट इज 100 पाई अपॉन 3 माइनस 25√3। तो 25 पूरे में कॉमन, तो दैट इज 4 पाई बाई 3 माइनस √3। तो अगर क्वेश्चन को एक बार फिर से देख ले तो दैट इज ए ऑप्शन इज 25 4 पाई बाई 3 माइनस √3। नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस अर्लियर कि जो बात यहाँ पे हुई कि आपने जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज किया 1/2 r इंटू साइन 120 में भी हो सकता है कुछ बच्चों को इस बात में प्रॉब्लम आए कि उनको ये 120 वाला पार्ट साइन 120 की वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम हो। तो उसके लिए हम लोग एक इजी तरीका ये यूज कर सकते हैं
अगर आप देखें तो r की वैल्यू जो दे रखी है डेट इज हाइपोटेन्यूज दैट इज 10, जो बेस हमने निकाला या कॉर्ड लेंथ जो हमने निकाली वो 5√3 गिवन इन द क्वेश्चन। अगर हम उस वाले ट्रायंगल में r की जगह 10 और अगर हम बेस की बात करें तो ये 5√3 था, और इसकी हाइट को अगर हम h मान लें तो यूजिंग पाइथागोरस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 5√3 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो इट बिकम्स 100, 75 प्लस h स्क्वायर, h स्क्वायर बिकम्स 25, दैट मीन्स h इज इक्वल टू 5। मतलब जो हाइट ऑफ द ट्राइंगल निकल के आ गई वो हमारी 5 निकल के आ गई। इस वे में आपको जो वो sin 120 वाली प्रॉब्लम थी कि जिसमें आपको फॉर्मूला नहीं लर्न था, उससे आप बच सकते हैं। नाउ अब अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो फॉर दिस सेगमेंट हाफ इंटू बेस, बेस जो है वो हमारा 10√3 कंप्लीट लेंथ ऑफ द कॉर्ड, एंड हाइट जो हमने फाइंड की ऑलरेडी h दैट इज 5। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस चीज को, 5 इंटू 5 दैट्स बिकम 25, मीन्स एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो निकल के आ गया 25√3, जो कि हमने यहाँ से भी ऑलरेडी पहले डिफाइन किया था कि इसकी वैल्यू 25√3 है। तो दोनों ही फेज से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आ गया। ऑलरेडी हमारे पास सेक्टर का एरिया था ही, अगर ट्राइंगल के सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो जो हमारा रिमेनिंग सेगमेंट का एरिया है वो निकल के आ जाएगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज अ सेक्शन फ्रॉम मॉड इनइक्वालिटी सेक्शन। एक बहुत अच्छा सेक्शन था ये और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को अगर एनालाइज किया जाए तो हम लोग नंबर लाइन पे बहुत इजीली से डिफाइन कर सकते थे। मतलब अगर आप इसकी टर्मोलॉजी को समझें तो ये जो टर्मोलॉजी आपसे बोल रखी है कि मैक्सिमम ऑफ x, 2, अगर इस बात को समझा जाए पहले तो चीज़ें थोड़ा सा आपको एनालाइज करने में आसानी होगी। अगर सपोज करिए आपको दे रखा है मैक्सिमम 5 and 3, डेट मीन्स इस सेगमेंट में जो मैक्सिमम नंबर है वो आपको बताना है, दिस इज 5। अगर इसी सेगमेंट में आपसे कहा जाए मिनिमम ऑफ 5, 3, तो इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो हमारा 3 है। तो आपको बस ध्यान ये रखना है जब हम लोग इंटरवल बनाएंगे तो इस इंटरवल में कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, ये चीज आपको बस ध्यान रखनी है और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। चलिए केस बनाना शुरू करते हैं, नंबर लाइन फॉर्म करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। एंड इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लास क्वेश्चन। ऐसा क्लास में काफ़ी बार आपने किया भी था क्वेश्चन। सबसे पहले हम अगर मॉड ऑफ x प्लस 2 की बात करें और मॉड ऑफ x माइनस 2 की बात करें तो मॉड ऑफ x प्लस 2 से हमने पूछा कि अगर x प्लस 2 में x की कौन सी वैल्यू पुट की जाए कि ये सेक्शन हमारा 0 हो जाए। तो आपने कहा अगर आप x की जगह -2 पुट करोगे तो ये पूरी चीज़ हमारी 0 हो जाएगी। डेट मीन्स -2 से अगर बड़ी कोई भी वैल्यू होगी तो x प्लस 2 का जो सेक्शन है वो पॉजिटिव होगा, और -2 से छोटी वैल्यू होगी तो x प्लस 2 वाला सेक्शन निगेटिव हो जाएगा। सेम थिंग इज डन इन सेकंड केस। अगर हम 2 की बात करें, अगर हम यहाँ पर x की जगह 2 पुट कर दें तो 2 पुट करने पर 2 - 2 हमारा 0 आ जाएगा, और 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो जो हमारा आंसर रहेगा दिस बिकम पॉजिटिव, एंड 2 से पहले अगर कोई भी चीज पुट करेंगे तो आंसर बिकम नेगेटिव। बस अब इस नंबर लाइन को आप ढंग से एनालाइज करिए तो आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी कि केस की ब्रेकिंग कैसे करनी है। डेट मीन्स फर्स्ट ब्रेकिंग इज दिस, सेकंड ब्रेकिंग इज दिस, एंड थर्ड ब्रेकिंग इज दिस। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट केस, दिस इज कॉल्ड सेकंड केस, एंड दिस इज कॉल्ड थर्ड केस। हम एक एक केस को बनाकर सॉल्व करते हैं, जिस केस में हमारा आंसर आता जाएगा वही हमारी कंडीशन को फुलफिल करता चला जाएगा। तो केस 1 की अगर डिस्कशन किया जाए तो केस 1 में जो x दे रखा है उसकी वैल्यू 2 या उससे बड़ी। अगर x की वैल्यू 2 या उससे बड़ी तो अब अगर यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, अगर आप कोई भी नंबर 2 या उससे बड़े लेंगे तो मैक्सिमम ऑफ x, 2 में, क्योंकि x की वैल्यू 2 या उससे बड़ी है तो जो भी आंसर आएगा वो x होगा। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि 5 और 3 अगर दो नंबर्स होते तो उसमें अगर आप मैक्सिमम देखते तो आपका बड़ा वाला नंबर 5 आता। सिमिलरली क्योंकि आप ऑलरेडी बोल रहे हो कि x 2 या उससे बड़ा है तो अगर इक्वल होगा तो 2 हो जाएगा, अदरवाइज बड़ा में कोई भी वैल्यू आप लोगे तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा इस सेगमेंट में वो आपका x हो जाएगा।
सेम थिंग अगर हम मिनिमम में बात करें, जैसा कि आपने बोला कि अगर बड़े की बात करोगे तो आपका आंसर एक्स आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप छोटे की बात करोगे तो वो आपका 2 हो जाएगा। मीन्स जो लेफ्ट हैंड हमारा क्वेश्चन है वो बन गया x माइनस 2। अब आते हैं राइट हैंड पार्ट में। राइट हैंड पार्ट में अगर हम एनालाइज करें तो हमारा जो केस है, केस 1 में दोनों ही सेक्शन पे हमारा पॉजिटिव साइन आ रहा है, यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन, यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन। डेट मीन्स जो मॉड की ओपनिंग होगी वो दोनों ही केस में पॉजिटिवली होगी। अब इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2। x एंड x कैंसिल आउट, x माइनस 2 दिस कम्स आउट टू बी 4, x इक्वल टू 6। बिकॉज जो केस था हमारा डेट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और जो आंसर निकल के आ रहा है वो हमारा 6 आ रहा है। डेट मीन्स हमारे केस को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब केस 1 से जो सोल्यूशन निकला वो हमारा डिफाइंड सोल्यूशन है, इस केस को सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ कम टू द केस 2। केस 2 की बात करें तो केस 2 जो हमें डिफाइन कर रहा है उसमें जो हमारा x है वो -2 या उससे बड़ा और 2 से उससे छोटा। मतलब अगर सेकंड केस की बात करें तो जो केस में इंटरवल डिफाइन हो रहा है, एक वैल्यू -2 है और एक वैल्यू हमारी 2 है, और हमारा जो भी केस आ रहा है वो इन दोनों के बीच में है। डेट मीन्स केस इज डिफाइंड एट -2 से 2 के बीच में। नाउ फॉर दिस केस अगेन सेम थिंग इज देयर। आप ध्यान से इस चीज को एनालाइज करिएगा तो आपको पकड़ में आ जाएगी, क्योंकि आपने बोला हमारा नंबर अब की बार 2 से छोटा है। अब क्योंकि x अगर हमारा 2 से छोटा है तो मैक्सिमम के केस में अगर आप बात करेंगे तो x और 2 में जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 2 हो जाएगी। सिमिलरली सेम थिंग अगर हम मिनिमम वाले केस में बात करें, बिकॉज आपने बोला x 2 से छोटा है तो 2 और x में जो मिनिमम आएगा वो हमारा x आ जाएगा। नाउ कम टू द राइट हैंड सेक्शन। राइट हैंड सेक्शन की बात करें तो जो x प्लस 2 वाला मॉड है, जो कि नंबर लाइन में ऊपर वाला मॉड है, वो पॉजिटिव है। ये जो आपका साइन दिखाई दे रहा है सारा का सारा पॉजिटिव, मतलब ये मॉड पॉजिटिवली ओपन होगा। बट जो x माइनस 2 वाला मॉड है उसके पास नेगेटिव साइन आ गया। मीन्स इस मॉड को जब हमको ओपन करना पड़ेगा तो बाहर हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी क्वेश्चन में नेगेटिव साइन है, तो जब हम नेगेटिव लगाएंगे तो वो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल आउट, 2 minus x that should be equal to 2x, that means 3x is equal to 2, x is equal to 2/3। बिकॉज जो हमारा केस था उस केस में हमारा आंसर -2 और 2 के बीच में था और -2 और 2 के बीच में हमारा 2/3 आ रहा है। डेट मीन्स ये केस भी हमारे लिए एक्सेप्टेबल केस था। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन केस 3। अब अगर हम केस 3 की बात करें तो केस 3 हमें साफ साफ एनालाइज हो रहा है कि केस 3 में दोनों ही सेक्शन हमारे नेगेटिव हैं। केस 3 को अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों ही ब्रैकेट जो हमें नजर आ रहे हैं उन दोनों ही ब्रैकेट में दोनों ही -2 और 2 दोनों से पीछे ही, अगर केस 3 के अगर हम एनालिसिस करते हैं तो दोनों ही केस में हमारा सेक्शन निगेटिव आ रहा है। मतलब अगर आप इस सेक्शन को भी देखिए, अगर आप इस सेक्शन को भी देखिए, दोनों में हमारे पास माइनस साइन है। यानी अगर हम केस 3 की बात करें तो केस 3 में हमारे दोनों ही मॉड जो ओपन होंगे वो निगेटिवली ओपन होंगे। एक चीज, दूसरी चीज, अगर हम मैक्सिमम और मिनिमम की बात करें, बिकॉज हमने यहाँ पर नंबर -2 से छोटा लिया है, अगर नंबर हमने -2 से छोटा लिया है तो x और 2 में जो मैक्सिमम आएगा वो आपका 2 आएगा, बट जो मिनिमम आएगा वो हमारा x हो जाएगा। बिकॉज नंबर जो है वो -2 से छोटा है तो मैक्सिमम में 2 आ जाएगा, और छोटे में अगर आपको चाहिए, मिनिमम में चाहिए, तो वो हमारा x हो जाएगा। राइट हैंड की बात करें तो राइट हैंड में जैसा कि आपने बोला मॉड में दोनों ही नंबर लाइन निगेटिव हैं, तो अगर हम दोनों को नेगेटिव साइन के साथ ओपन करेंगे तो एक के आगे प्लस लगाता तो वो नेगेटिव हो जाएगा और जिसके आगे माइनस लगाता वो पॉजिटिव हो जाएगा। ना अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो x और x दोनों आपस में कैंसिल आउट, 2 minus x that should be equal to -4, that means x equal to 6। अब समझने वाली बात यह है कि इस केस में हमारा आंसर तो आया है, बट अगर केस की बात की जाए तो केस हमने बोला था x इज लेस देन -2, मतलब जो केस हमारा आया उसने हमारे आंसर को सेटिस्फाई नहीं किया है। डेट मीन्स ये जो केस है ये हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। मीन्स अगर एक्सेप्टेंस की बात करें तो जो केस 1 और केस 2 हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया था, जिसमें पहले केस और दूसरे केस में जो हमारे आंसर आए थे 6 और 2/3 आए थे, और वो दोनों ही केसेस को हमारा सिंप्लीफाई करने पर एडजस्ट यानी कि सेटिस्फाई कर रहे थे। डेट्स व्हाई एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ दिस सेक्शन इज 1 is 6 and 1 is 2/3।
तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी होंगी। तो अगर हम नंबर ऑफ वैल्यूज की बात करें एक्सेप्टेंस में, तो फर्स्ट केस और सेकंड केस हमारे एक्सेप्टेबल केस है, तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो होंगी वो हमारी 2 हो जाएंगी। दिस इज द डेटा टाइप क्वेश्चन। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, मतलब ज्योमेट्री सेक्शन का कहा जाए तो शायद सबसे आसान क्वेश्चन था। द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी बी सी ए सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर एम एन एन पी। मीन्स अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हमें क्वेश्चन में ट्रायंगल दे रखा है जिसमें एक वर्टेक्स ए है, एक वर्टेक्स बी है और एक वर्टेक्स सी है। मीन्स अगर इसका नाम ए रख लिया जाए, इसका नाम बी रख लिया जाए और इसका नाम सी रख लिया जाए, एंड एम एंड पी आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स। तो अगर हम बात करें ए बी ए सी और बी सी की, तो एम एन एंड पी, these are the midpoints. The median drawn from AB, A, B and C intersect the line segment is MP, NP and NP. अगर हम मीडियन की बात करें तो इसमें मीडियन ड्रॉ की जाए। तो सिंपली आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर एम एन पी को आपने मिलाया और वो हमारे ट्रायंगल को एक्स वाई जेड पे अगर मीट कर रहे हैं, और हमको ट्रायंगल एक्स वाई जेड का एरिया निकालना है। मीन्स अगर इसको सिंपली समझा जाए तो बेसिकली यह क्वेश्चन इज कि एक ट्रायंगल, उसके अंदर एक ट्रायंगल एंड उसमें भी मिड पॉइंट से आपने मिलाया, उसके अंदर एक ट्रायंगल। दैट द सिंपल मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि अगर आप किसी ट्रायंगल के अंदर कोई ट्रायंगल फॉर्म करते हो तो थर्ड लाइन पैरेलल और हाफ होती है, एक रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट, जो ये एरिया होता है छोटे वाले ट्रायंगल का वो बड़े वाले ट्रायंगल का 1/4 होता है। मीन्स अगर हम बात करें ए बी सी और अगर यहां से बात करें एम एन पी, तो जो एम एन पी का एरिया होगा डेट इज 1/4 ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो बाय द सेम वे अगर हम एक्स वाई जेड की बात करें तो एक्स वाई जेड इज एरिया ऑफ एक्स वाई जेड, डेट इज अगेन 1/4 ऑफ ट्रायंगल एम एन पी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एन पी। दैट मीन्स 1/4 इंटू एम एन पी का एरिया 1/4 ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो 1/4 इंटू 1/4 इट बिकम्स 1/16 and the total area of ABC triangle is 1440. On simplifying we will get 90. That means the area of triangle XYZ this becomes 90. तो दैट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्री सेक्शन, जिसमें आपको सिंपली बस इस बात का ध्यान रखना था कि मिड पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट होता है ऑन दैट बेसिस जो लाइन आपकी होती है वो पैरेलल और हाफ होती है, एंड सेकंड थिंग जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है दैट इज 1/4 ऑफ द टोटल एरिया। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में लोगों को प्रॉब्लम ये आई कि उनकी जो कैलकुलेशन पार्ट था वो थोड़ा सा समझने वाला था। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोसाइन लॉ वगैरह अच्छे से याद था तब तो हार्डली आपके लिए 2 लाइन का क्वेश्चन था, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन थी। बट जिन लोगों को थोड़ा वैल्यूज और कोसाइन लॉ के बारे में आइडिया नहीं था उनको इस क्वेश्चन में दिक्कत हुई थी। चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। इसको डिस्कस करने से पहले हम आपको जो कोसाइन लॉ के बारे में डिस्कशन है वो थोड़ा क्लियर कर दें। अगर सपोज करिए कोई एक ट्रायंगल ए बी सी है और ए के सामने की साइड ए है, बी के सामने की साइड बी है, सी के सामने की साइड सी है।
अगर हमसे कहा गया कि आपको cos A की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर दिस ट्रायंगल cos A इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। मतलब इसको याद करने का एक सिंपल सा पैटर्न है, आप उस पैटर्न को अच्छे से एनालाइज करिए तो आपको कोसाइन लॉ 1 मिनट में याद हो जाएगा। जो भी आपको एंगल लेना होता है उसके सामने की जो भी साइड होती है उसका स्क्वायर माइनस में आता है, बाकी जो दो रिमेनिंग साइड बचती हैं बी और सी उनको आपको स्क्वायर को प्लस में लेना है, और जो वैल्यू आपने प्लस में ली है उन्हीं दोनों को नीचे मल्टीप्लाइड के फॉर्म में लिख देना है। मीन्स अगर हम आपसे डिस्कस करें कि cos b का फॉर्मूला अगर बनाना है तो cos b के फॉर्मूले को बनाने के लिए सिंपल सा चीज़ है, b के सामने का जो साइड है वो b है, मीन्स हम a स्क्वायर लेंगे, हम c स्क्वायर लेंगे और b स्क्वायर उसमें से माइनस कर देंगे और डिवाइडेड बाई 2ac कर देंगे। डेट मीन्स जो हमारा cos b का फॉर्मूला बन जाएगा वो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हम इसका यूज करना आपको सिखाते हैं और इस क्वेश्चन में आपको जरूरत समझाते हैं इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले की जरूरत कैसे पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि दिस इज द ऑक्टागन। अगर हम आपसे पहले ये डिस्कस करना चाहे ऑक्टागन की हमको साइड गिवन है और उसके अंदर एक स्क्वायर बना है, उसका एरिया हमको निकालना है। मीन्स अगर हम स्क्वायर की साइड का नाम ए रख लें और जैसा कि ऑक्टागन की साइड हमको 6 और 6 दे रखी है, अब हम बस किसी तरीके से इस एंगल को फाइंड आउट कर ले एफ एंगल को, तो उससे हमको ए की वैल्यू पता लग जाएगी और ए की वैल्यू पता लग जाएगी तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो अब बस इसके लिए आपको पॉलीगन का जो फॉर्मूला होता है एंगल का वो मालूम होना चाहिए। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन each interior angle of regular polygon this is n minus 2 into 180 divided by n, where n is number of sides। तो जैसे कि ऑक्टागन दे रखा है तो 8 minus 2 into 180 divided by 8, तो 6 by 8 into 180, this is 3, this is 4, 45, this is 135। that means the interior angle of a octagon is 135 degree। now अब ये एक सिंपल सा क्वेश्चन बन गया आपके लिए कि जो ये एंगल आपको दे रखा है ये एक 135 एंगल हो गया। ऑन दैट बेसिस जो अभी हमने डिस्कस किया उसके बेसिस पे अब अगर देखा जाए तो ये एक सिंपल सा ट्रायंगल का क्वेश्चन है जिसमें ये साइड आपकी 6 है, ये साइड आपकी 6 है, ये साइड आपकी a है और ये साइड आपकी 135, एंगल 135 है। अब अगर जो कॉन्सेप्ट हम सीख के आए उसके बेसिस पे अगर डिस्कस करें तो cos 135 दैट शुड बी इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6 इंटू 6। बस इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम यही थी कि जिन बच्चों को इसकी वैल्यू नहीं मालूम थी उसके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। द वैल्यू ऑफ cos 135 इज माइनस 1 बाई √2। दिस इज 36 प्लस 36 माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 72। दैट मीन्स 72 डिवाइडेड बाई √2 माइनस दैट शुड बी इक्वल टू 72 माइनस a स्क्वायर। अच्छा, आप कैलकुलेशन के पार्ट पे बात करें तो हमें कोई मेहनत करनी ही नहीं थी, बिकॉज हमें इस क्वेश्चन में जो निकालना था वो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना था। हमने एरिया ऑफ स्क्वायर जो मानी, साइड ऑफ द स्क्वायर मानी थी वो a थी, मीन्स हमको ऑलरेडी a स्क्वायर ही निकालना है। तो अगर कैलकुलेशन की बात करें तो यहाँ पर अगर ये वैल्यू हमको मालूम होती तो शायद कुछ कैलकुलेशन थी ही नहीं। तो अब जो क्वेश्चन हमारा बचा यहाँ पर, अगर इस सेगमेंट को देखा जाए तो यहाँ पर जो अब हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी, दिस इज a स्क्वायर इज इक्वल टू 72 प्लस 72 बाई √2। अगर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 72 प्लस, रेशनलाइज कर देते हैं इसको तो 72 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 236। दिस बिकम्स a स्क्वायर इज इक्वल टू 72 प्लस 36 √2। अगर 36 कॉमन ले लें तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 36 कॉमन, दिस बिकम
2 प्लस रूट। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। इसमें लोगों को थोड़ा दिक्कत हो सकती थी बिकॉज जिनको वैल्यूज नहीं लर्न थी उनके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन ये टेढ़ा था। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ गुड क्वेश्चन ऑफ फंक्शंस। ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने ऑलरेडी क्लास में काफ़ी बार किया है और इस पैटर्न का एक सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर वो कंसेप्ट आपको क्लियर तो इस क्वेश्चन में भी कोई आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना था। जैसा कि क्वेश्चन में आपको दे रखा है एफ एक्स प्लस 2f1/x दैट शुड बी इक्वल टू 3x। एक्चुअली में जिन लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम है इस टाइप के पैटर्न के बारे में, तो उसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। इस टर्म और इस टर्म में जो रिलेशन होता है, मीन जैसे ये x है और ये 1/x है, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको उसमें बस यही अप्रोच यूज करनी है। अगर ये x है और ये 1/x है, सपोज करिए ये 1 + x होता और ये x होता और ये 1x+1 होता, ये 1/x+1 होता, तो आपको सिंपली बस एक ही काम करना है, जो भी चेंजेस इसमें अपीयर हैं उसी से रिप्लेस कर दीजिए। मीन्स x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। जहां जहां आपका x है उसको आप 1/x से रिप्लेस कर दीजिए, तो इस टाइप के फंक्शंस के जितने क्वेश्चंस होते हैं सब आपके बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नाउ अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन बनेगा, दिस इज f ऑफ 1/x प्लस 1/x की जगह x प्लेस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2f(x) दैट शुड बी इक्वल टू 3/x। मतलब जो एक इक्वेशन इसने ऑलरेडी हमको दी थी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, सेकेंड इक्वेशन जो हमने फॉर्म की इक्वेशन नंबर 2, एंड दिस इज अ सिंपल लीनियर इक्वेशन फॉर्मूला कि अगर आपसे कहा जाए कि इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है और f(x) की वैल्यू निकालनी है, तो जैसे कि हम लीनियर इक्वेशंस में सॉल्व करते हैं उसी तरह से हम इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर देते हैं। दिस बिकम 3/x। नाउ इस इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो अगर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये और ये टर्म आपस में हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। इट बिकम्स f(x) माइनस 4f(x) दैट शुड बी इक्वल टू 3x माइनस 3/x, और सॉरी 6/x, क्योंकि 2 से आपने मल्टीप्लाई भी किया है। तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये टर्म हमारा हो जाएगा 3x माइनस 6/x। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो दिस बिकम्स माइनस 3f(x) दैट शुड बी इक्वल टू 3x माइनस 6/x। 3 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देते हैं, माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं, तो f(x) इज इक्वल टू 2/x माइनस 3। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ f(x) अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर हम बात करें तो हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है f(x) की वैल्यू हमें 3 दे रखी है, मगर इस क्वेश्चन में अब देखा जाए तो हमसे जो पूछा है कि जितनी भी वैल्यू सॉल्व करने पे आएंगी उनका सम बताना है, और f(x) 3 दे रखा है। तो अगर हम f(x) की जगह 3 पुट कर दें और इसको अगर सिंप्लीफाई कर देते हैं, दिस इज सॉरी यहाँ से आपने 3 कॉमन लिया था, तो अगर आपने यहाँ से 3 कॉमन लिया था तो 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर आपका जो बचेगा वो x होगा। ये करेक्शन यहाँ भी कर लेते हैं। नाउ द इक्वेशन इज, अगर हम यहाँ पे वापस आ जाएं तो f(x) के प्लेस पे हमने 3 पुट कर दिया और जो इक्वेशन है हमारी वो बन गई हमारी 2/x माइनस x। नाउ सिंपली टेक एलसीएम। 3x इज इक्वल टू 2 माइनस x² मीन्स x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0।
अब हमें आगे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, बस हमसे उसने पूछा था कि सम ऑफ द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स बताइए। मीन्स अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक्स से तो हमसे वो बेसिकली अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछ रहा है, डेट इज माइनस बी अपॉन ए। तो b की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 1 है, तो दिस कम्स आउट टू बी -3। तो -3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन, बट बस वही था क्वेश्चन में, जिसको ये अप्रोच मालूम थी तो ये हमारे लिए बहुत आसान सा क्वेश्चन था। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन फ्रॉम इनइक्वालिटी एंड मॉड सेगमेंट। इसको हम लोग दो अप्रोच से कर सकते थे। अगर हम इसको ग्राफिकली समझें तो ये क्वेश्चन हमारे लिए ग्राफिकली काफ़ी आसानी से हमें आंसर दे देगा, और अगर हम केस बनाने का केस बनाने की बात करें तो इसमें हम केस बना के भी आंसर निकाल सकते थे। अगर हम ग्राफिकली इसको सॉल्व करने की बात करें तो इस क्वेश्चन में हम दोनों मॉड्स को एक बार पॉजिटिवली ओपन कर लेते हैं, दोनों मॉड को एक बार निगेटिवली ओपन कर लेते हैं, और एक बार एक पॉजिटिव एक नेगेटिवली ओपन कर लेते हैं, और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिवली ओपन करते हैं। तो केस 1 में हमने बोथ पॉजिटिव का केस ओपन किया है, बोथ पॉजिटिव। सेकंड केस में फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकंड वाले को नेगेटिवली ओपन कर दिया। थर्ड केस में फर्स्ट वाले को नेगेटिवली ओपन किया एंड सेकंड वाले को पॉजिटिवली ओपन किया। फोर्थ केस में दोनों ही केस को हम लोग ने नेगेटिवली ओपन कर दिया। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करने की बात की जाए तो सिंप्लीफाई करने में देखिए, इस वाले केस में इजीली कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगी। ये दोनों कैंसिल आउट, 2x इज इक्वल टू 2, दैट शुड बी x इक्वल टू 1। इस वाले केस की बात की जाए, जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x और x आंसर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से सॉल्व करने पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 1। थर्ड वाले केस की बात की जाए तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज -2y, that should be equal to 2, that means y is equal to -1। फोर्थ केस की बात करें तो फोर्थ केस में इसी तरह से y और y कैंसिल आउट हो जाएगा, -2x, that should be equal to 2, that means x equal to -1। मतलब बेसिकली हमारे पास 4 लाइनें आ गई हैं, बस अब हम इनको ड्रॉ करना है और इंटीग्रल सोल्यूशन की बात करनी है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करने की बात करें तो x इज इक्वल टू 1 इज द लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1, x इज इक्वल टू -1 पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 लेफ्ट हैंड साइड, y इज इक्वल टू 1 सिमिलरली एंड y इज इक्वल टू -1। तो मीन्स अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो ये लाइन जहां जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं दैट इज आवर सोल्यूशन। 4 सोल्यूशन हमारे ये हो गए और ये एक्सिस के साथ सोल्यूशन। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये चारों लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है विद द एक्सिस, मिलाकर टोटल अपने पास 8 सोल्यूशन आंसर आते हैं। तो ग्राफिकली कहा जाए तो ग्राफिकली इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते तो हम लोग इसको इजीली फॉर्म कर सकते थे। ऐसा क्वेश्चन काफ़ी क्लास में भी हुआ था हम लोग की। इस टाइप की फॉर्मेशन को फॉर्म करने के लिए हम लोग सिंपली ग्राफ बना के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस काउंट कर सकते हैं। सेकंड मेथड है इसको सॉल्व करने का, जिसमें हम लोग हर केस को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे, हर एक मॉड को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे। मीन्स जैसे सपोज करिए आपको क्वेश्चन दे रखा है मॉड ऑफ x प्लस वाई प्लस मॉड ऑफ x माइनस वाई, दैट शुड बी इक्वल टू 2। अब इसमें हम कंडीशंस बनाते हैं, बिकॉज मॉड कभी निगेटिव नहीं हो सकता। मॉड कभी निगेटिव नहीं हो सकता, दैट मीन्स इस क्वेश्चन की जो मिनिमम वैल्यू है वो ये एक सेक्शन 0 ले सकता है, तो दूसरा वाला सेक्शन उसको 2 वैल्यू में लेगा। मीन्स अगर हम आपसे कहें x प्लस वाई की वैल्यू अगर 0 है तो एट द सेम इंस्टेंट x माइनस वाई को 2 होना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों का सम 2 आ रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर हमारे पास ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। बाय द सिमिलर वे अगर हम आपसे कहें कि x माइनस वाई की वैल्यू 0 है तो एट द इंस्टेंट x प्लस वाई को 2 होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का सम 2 आ रहा है।
एक पॉसिबिलिटी और बनती है, इन दैट केस x प्लस वाई को 1 रख लिया जाए और x माइनस वाई को भी 1 रख लिया जाए। आप इन सब पे मॉड भी लगा दीजिए, क्योंकि मॉड लगा है, क्योंकि आप बोल रहे हैं मॉड नेगेटिव नहीं हो सकता। इन सब पे पहले मॉड लगा देते हैं। नाउ अब जब हर सेक्शन को अलग अलग ब्रेक किया जाए, मींस मॉड को आप एक बार पॉजिटिवली और एक बार नेगेटिवली ओपन करेंगे, तो एक केस बनेगा जिसमें x प्लस वाई 0 है और x माइनस वाई की वैल्यू 2 है। एक पार्ट आपका ये हो गया। सेकेंड केस में x प्लस वाई की वैल्यू 0 है और x माइनस वाई की वैल्यू -2। सिमिलरली इस वाले केस की भी बात कर लें, x माइनस वाई की वैल्यू 0 है और x प्लस वाई की वैल्यू 2 है। x माइनस वाई की वैल्यू 0 है, x माइनस x प्लस वाई की वैल्यू -2 है। अगर हम थर्ड केस की बात करें तो थर्ड केस में हमारे पास ज़्यादा केसेस आएंगे, बिकॉज में इसमें कोई भी जीरो नहीं है। इसमें हमको बेनिफिट ये मिल रहा था कि जीरो जो है वो प्लस माइनस का केस नहीं एक्सेप्ट करता है, इसलिए हम एक ही केस में ब्रेक कर रहे थे। बट इस वाले केस में हमको अलग अलग ब्रेक करना पड़ेगा, एक बार 1 और एक x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, फिर उसके बाद x माइनस वाई की वैल्यू 1, फिर उसके बाद सेकंड केस में x प्लस वाई को 1 रखा मगर x माइनस वाई को -1 रखा। इसी तरह इस वाले केस में x प्लस वाई को आपने -1 लिया था और x माइनस वाई को 1 ले लीजिए, और लास्ट केस में x प्लस वाई की जगह -1 और x माइनस वाई की जगह भी -1। तो अब इन सारे केसेस को आप अलग अलग जब सॉल्व करेंगे तो इस केस में आपको टोटल 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे, इस केस में आपको टोटल 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, इधर भी 2 इधर भी 2, कुल मिलाकर टोटल हमारे पार्ट 8 सॉल्यूशंस आ जाएंगे। सॉल्यूशन मतलब x और y की वैल्यूज को हम डिफाइन करने की बात कर रहे हैं। तो जैसे एक इक्वेशन हम आपको सॉल्व करके दिखा दें, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारा यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 2 यानी x इज इक्वल टू 1 एक इंटीग्रल सॉल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह आप सारी इक्वेशंस को अलग अलग सॉल्व करके आराम से आंसर्स को निकाल सकते थे। ग्राफिकल मेथड इज द इजी मेथड जिसमें हम कम टाइम में क्वेश्चंस को कर सकते थे। बाकी जिनको ग्राफिकल ना भी आता हो तो वो इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन देखने में बहुत अच्छा था, बट अगर वर्किंग की बात करेंगे तो आप ये देखिए इस क्वेश्चन में जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है बहुत आसानी से आप इसको यूज करके आंसर डिफाइन कर सकते थे। जैसे कि क्वेश्चन में आपको दे रखा है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 1 एंड -1, एंड एक रिलेशन दे रखा है हमको जिसमें tn की जो वैल्यू है डेट इज n-3 अपॉन n-2 t of n-2 where n is greater than equal to 3। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की बात करें, बिकॉज हमको जो टर्म चाहिए वो T2 चाहिए, T4 चाहिए, T6 चाहिए, 2022-2024 तक चाहिए। मींस अगर हम इसको निकालने की बात करें तो T2 हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें सिर्फ T4 की रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट टर्म के लिए, तो हम n को 3 ना पुट करके सीधे 4 पुट करते हैं। पुट n इज इक्वल टू 4 इन दिस रिलेशन। अगर हम n इज इक्वल टू 4 यहाँ पे पुट करते हैं तो इट बिकम्स 4 - 3 अपॉन 4 - 1 एंड T4 - 2 becomes T2, sorry 4 - 1। तो यहां पर अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा 4 - 1। तो T2 की वैल्यू हमें ऑलरेडी -1 दे रखी है, तो 1/3 इंटू -1 दिस कम्स आउट टू बी -1/3। सिमिलरली अगर हम n को 6 रखते हैं, अगर हम यहां पर n को 6 रखें तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा T6 इज इक्वल टू 6 - 3 डिवाइडेड बाई 6 - 1 और यहां पे आ जाएगा T4। 6 - 3 हमारा 3 हो जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा। T4 की वैल्यू ऑलरेडी ऊपर से हमने निकाल रखी है, तो दिस बिकम्स -1/3, 3 कैंसिल आउट, दिस इज -1/5। अब अगर हम पैटर्न को एनालाइज करें तो जो हमारे टर्म्स बन रहे हैं, या आप अगर चाहें तो आगे भी और डिफाइन कर सकते हैं टर्म्स को और निकाल सकते हैं।
ठीक है ना। जैसे n को 8 पुट कर दीजिए, n को 10 पुट कर दीजिए, जितना चाहे आप पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। बट अगर हम यहाँ से अगर पैटर्न को एनालाइज करें, इसको सही कर देते हैं, ये जो वैल्यू सॉल्व होके आई थी हमारी, दिस इज -1/5। अब अगर हम पैटर्न को एनालाइज करें तो जो हमारा सेकंड टर्म था T2, दिस इज -1। फोर्थ टर्म जो निकल के आया, दिस इज -1/3। सिक्स टर्म जो निकल के आया, -1/5। इसी तरह अगर आप एट्थ टर्म निकालोगे तो दिस इज -1/7। 10th टर्म निकालोगे तो दिस इज -1/9 एंड सो ऑन। तो ये एक पैटर्न को फॉर्म कर रहा है। अब हमसे जो पूछा गया है क्वेश्चन में, अगर हम उसकी बात करें तो अपने पैटर्न के हिसाब से हमें हर नंबर का रेसिप्रोकल चाहिए, 1/T2, 1/T4, 1/T6। तो यहां पर लिखते हैं 1/T2 प्लस 1/T4 प्लस 1/T6 डैश 1/T1022 प्लस 1/T2024। तो T2 की वैल्यू हमको -1 दे रखी थी, तो दिस बिकम्स -1। T4 की वैल्यू जब हमने कैलकुलेट थी तो इट बिकम्स -1/3। तो जब आप उसको रेसिप्रोकल करोगे तो दिस बिकम 3। सिमिलरली T6 में, सिमिलरली T8 में एंड सो ऑन। तो -1 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 एंड सो ऑन। 2024 तक है, तो इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अब ये क्वेश्चन हम इसलिए आपसे आसान बोल रहे थे कि वैसे तो देखा जाए ये एक सिंपली एपी है, बट अगर इसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझा जाए तो सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। और जैसा कि हम एपी में जानते हैं, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर that should be equal to n square, where n is number of terms। तो आप चाहे कैलकुलेट फॉर्मूला लगा के निकालिए, चाहे आप सिंपली यहां से निकालिए, दोनों ही फेस में आंसर आपका सेम आएगा। तो अब अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो जो हमें क्वेश्चन में टर्म दिए गए थे, दे ऑल आर इवन टर्म्स। तो 1 से लेकर 2022 की बात करें तो टोटल हमारे पास 2024 टर्म्स होंगे, जिसमें 1112 ऑड टर्म्स होंगे एंड 1012 हमारे लिए इवन नंबर्स होंगे। यानी अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो हमें कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम विदाउट यूजिंग कैलकुलेशन सीधे बता सकते हैं कि जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे 2 से लेकर 2024 तक, वो हमारे 112 टर्म्स होंगे। मींस अगर आप बात करें कि ऑड नेचुरल नंबर्स का सम अगर n स्क्वायर होता है, तो जैसे कि आपने ऊपर एनालाइज किया, हमारे पास टोटल 1012 टर्म्स आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा दैट इज 1012 पूरे का होल स्क्वायर। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो दिस इज 1012 इंटू 1012। अच्छा, क्वेश्चन को अगर एनालाइज किया जाए तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं थी। आप अगर सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखिए तो इसमें सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें लास्ट डिजिट 4 आ रही है। तो हमारे पास जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस चीज़ को, तो लास्ट डिजिट 2 जब 4 आएगी, तो यानी हमको इसमें बस इतनी ही मेहनत करनी थी कि जो आंसर की लास्ट डिजिट 4 होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। डेट मीन्स ए ऑप्शन इज 1024144। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1024144। मतलब आपको इसमें कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं थी। अगर आपने इतना सोच लिया था तो ऑप्शन ही आपको बता देगा कि इसका आंसर क्या निकल के आएगा। तो ये था हमारा स्लॉट 3 का यूनिट 3 और यूनिट 4 का डिस्कशन। आगे भी हम आपके साथ कंटिन्यू रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।